जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल। श्री गणेश स्टडी प्रैक्टिस में आपका स्वागत है। तो पॉलिटिकल साइंस का है ये सेट, ठीक है। तो शुरू करते हैं। बीपीएससी टीआरई के लिए है पॉलिटिकल साइंस का, टीआरई 4 के लिए 2025। ये PYQ है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये पूछा गया है। क्वेश्चन 2023 का है, 26 अगस्त 2023 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं। 121 नंबर क्वेश्चन है, 121 से लेकर 160 तक, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन का फुल एनालिसिस सभी देखेंगे आप। तो शुरू करते हैं। 121 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है? भारत की प्रस्तावना किस देश के संविधान से ली गई है? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये प्रस्तावना जो लिया गया है, प्रस्तावना USA से लिया गया है। और प्रस्तावना की भाषा कहें तो वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन में से ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगर प्रस्तावना की बात करें तो ये 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था, ठीक है। तो ये 5वें सत्र था, 5वें सत्र में पेश किया गया था। वहीं 22 जनवरी को स्वीकार कर लिया गया था 1947 को, ठीक है। 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। 13 जनवरी को पेश किया गया, 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था, ठीक है। ध्यान रखिएगा, 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। वहीं 26 जनवरी 1950 को जो है इसे लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ई सही है 121 में। और ये अमेरिका से लिया गया है प्रभावित, और संविधान की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया गया था संविधान सभा में प्रस्तावना को। वहीं प्रस्तावना 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था और लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। संविधान का जो है हृदय और आत्मा प्रस्तावना को कहा है, ठीक है। प्रस्तावना संविधान का हृदय और आत्मा है। प्रस्तावना के संविधान का कुंजी जन्मात्री, प्रस्तावना जो है संविधान का कुंजी है, जन्मात्री है, परिचय पत्र आदि कर संबोधित कर विद्वान ने इसके महत्व को दर्शाया है। बेरुवाड़ी, ठीक है। बेरुवाड़ी नाम बनाम मद्रास मामले में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना है। बेरुवाड़ी के मामले में बनाम मद्रास संघ, तो ये संविधान को जो है प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना है, ये ध्यान दीजिएगा। वहीं केशवानंद जो है, केशवानंद वाद ने प्रस्तावना को संविधान का अंग माना है। तो ये एक दूसरे का जो है विपरीत है, बेरुवाड़ी और केशवानंदवाद। तो ये अंग माना प्रस्तावना को, संविधान का अंग माना, और बेरुवाड़ी संविधान का अंग नहीं माना है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है 122 नंबर, अधिकतम निर्वाचन क्षेत्रों वाले राज्यों को उनके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि कम से ज़्यादा की ओर जाना है, ठीक है। अधिकतम निर्वाचन क्षेत्रों वाले राज्यों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। अगर इधर से जाएं तो ये बिहार होगा, पश्चिम बंगाल होगा। बढ़ते क्रम में पहले कम, सबसे कम, मतलब इनमें से जो ऑप्शन में दिया है बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, फिर यूपी होगा। लेकिन ये क्या है, घटते क्रम में है, तो इनमें से कोई नहीं लग रहा है, ठीक है। लग रहा नहीं, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई सही है, ठीक है। और घटते क्रम में बोलेगा तो सबसे पहले यूपी आएगा, महाराष्ट्र, फिर पश्चिम बंगाल, और चौथा स्थान पे हमारा बिहार आ जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट में है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 के अंतर्गत लोकसभा का गठन किया गया है। आइए लोकसभा के सीटों के बारे में, राज्य और इनके सीटों के बारे में जानते हैं क्रम से।
यूपी का है 80 लोकसभा सीट, वहीं महाराष्ट्र का है 48 लोकसभा सीट, वहीं 42 है पश्चिम बंगाल का लोकसभा सीट, फिर बिहार की बात करें तो 40 है, फिर तमिलनाडु है 39 है, एक कम तमिलनाडु का है बिहार से, ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। राजस्थान का वहीं 25 है, एमपी का, मध्य प्रदेश का 29 है। ठीक है, राजस्थान से 4 कम, मध्य प्रदेश के बाद हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में 25 है और वहीं 29 है मध्य प्रदेश, तो तमिलनाडु के बाद आ जाएगा मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यों लोकतंत्र सरकार का एक बेहतर प्रारूप है? तो क्या यह अधिक उत्तरदायी है? लोकतंत्र, इनमें निर्णय लेने की विशिष्टता है, यह मतभेद और संघर्ष का निपटारा करता है, तो उपयुक्त में 1 से अधिक हो जाएगा। लोकतंत्र सरकार का एक बेहतर प्रारूप है, तो ये सही है, उपयुक्त में 1 से अधिक हो जाएगा। इसके अंतर्गत हो जाएगा जनता, यह जनता के अधिकतर अधिकार को सुरक्षित भी रखता है लोकतंत्र। ठीक है, लोकतंत्र के द्वारा ही सामूहिकता पर बल मिलता है, दिया जाता है, इसमें सभी वर्गों को उचित अवसर मिलता है लोकतंत्र के द्वारा, और इसमें जनता के प्रतिनिधि द्वारा जनता के हितों में ही विधि बनता है, तो ये जनता के हितों से ही सब संबंधित है। जनता के हितों का जो है अधिकार को चुनने का भी इसमें अवसर मिलता है। शासन में पारदर्शिता लाती है, यह मतभेद एवं संघर्ष का निपटारा भी करता है। ठीक है, तो ये इनकी प्रारूप का जो है विशेषता है, लोकतंत्र की विशेषता कहें या सरकार की प्रारूप। 124 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपने अधिकारों का निस्तारण किसकी सलाह से करता है? तो अपने अधिकारों का जो है निस्तारण किसकी सलाह से करता है? ये मंत्रिपरिषद की सलाह से जो है अपने अधिकारों का निस्तारण करती है, तो मंत्रिपरिषद, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो राष्ट्रपति अपने अधिकारों का निस्तारण मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद का उल्लेख किया गया है, वहीं 53 में राष्ट्रपति में कार्यपालिका शक्ति जो है निहित होगा। वहीं अनुच्छेद 74 में उल्लेख है कि राष्ट्रपति को जो स्वविवेक अधिकार दिया गया है उसको छोड़कर शेष कार्यों के लिए एक मंत्रिपरिषद, तो 74 में दिया गया है एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मंत्रिपरिषद का प्रधानमंत्री होंगे, उनके सलाह से कार्य करेंगे। तो यहाँ दिया गया है अनुच्छेद 74 में कि राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद से ही कार्य करेंगे, मंत्रिपरिषद के प्रधान की सलाह से। वहीं भारत में संसदीय प्रणाली लागू है और संसदीय प्रणाली में संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होते हैं। संसदीय प्रणाली में कौन होते हैं? संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति, जबकि शासन करने वाला का जो प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री होता है। और अध्याध्यक्ष प्रणाली में देश के औपचारिक प्रधान और देश के शासन प्रधान दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं। तो अध्याध्यक्ष प्रणाली में देश का औपचारिक प्रधान और देश का शासन करने वाला प्रधान दोनों ही एक ही व्यक्ति होते हैं। कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी कानून क्या सुझाव देता है? तो दल बदल जो है विरोधी कानून क्या सुझाव देता है? तो विरोधी कानून है दल बदल का विरोधी कानून ये सुझाव देता है कि पार्टियों को बदलने से रोकने के लिए संशोधित, तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पार्टियों को बदलने से रोकने के लिए संशोधित है दल बदल विरोधी कानून। वहीं 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जो है 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा दल बदल कानून बनाया गया था। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है यह प्रावधान क्या किया गया था कि पार्टी किसी निर्वाचित सदस्यों के 1/3 भाग
न्यूनतम के अलग होने पर भी वैधता प्रदान किया जा सकता है, अन्यथा उसकी सदस्यता समाप्त मानी। 91वां संविधान संशोधन 2003 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा दल बदल कानून को और कठोर बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका कथन है लोकतांत्रिक सरकार जनता की है, जनता के लिए एवं जनता द्वारा है। ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार जो है जनता के लिए है, लोकतांत्रिक सरकार जनता की है, जनता के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा अब्राहम लिंकन के द्वारा कहा गया है, जनता के लिए एवं जनता द्वारा शासन है लोकतांत्रिक सरकार। तो यूएसए के थे अब्राहम लिंकन, राष्ट्रपति थे, और ये बहुत ही लोकप्रिय राष्ट्रपति हुए अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन जो है 1861 ईस्वी से लेकर 65 ईस्वी तक के बीच में राष्ट्रपति रहे थे यूएसए के, 1861 से 65 तक। इसी टाइम में गृह युद्ध में भाग लिए थे अब्राहम लिंकन ने। गृह युद्ध हुआ था अमेरिका में 1865 में। ठीक है, सॉरी 1861 से लेके 65 तक गृह युद्ध हुआ था, और 1865 में जो है दास प्रथा का उन्मूलन किया गया था। दास प्रथा का उन्मूलन किया गया था यूएसए में। ठीक है, दास प्रथा जो यहाँ था इसका उन्मूलन किया गया था अब्राहम लिंकन के द्वारा। वहीं अमेरिका की बात करें तो ये विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक देश बना। ठीक है, और भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127 नंबर है, शिक्षा का अधिकार जो 1 अप्रैल 2010 को प्रभाव में आया किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 ईस्वी को प्रभाव लागू हो गया था शिक्षा अधिकार अधिनियम, और ये अनुच्छेद जो है 19 से लेकर अनुच्छेद जो है 22 तक है इसका प्रावधान। इनके बारे में पूर्ण रूप से व्याख्या जानते हैं। तो शिक्षा अधिकार 1 अप्रैल 2010 को प्रभाव में आया था। शिक्षा स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 के बीच वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख है। वहीं 1978 में मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 को बहुत व्यापक क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। वहीं 86वां संविधान संशोधन 2002 21 का 1 के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को 21 का 21 में है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में, वहीं 21 का ए में है मौलिक अधिकार के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को रखा गया है, समावेश किया गया है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत शिक्षा को रखा गया है। अनुच्छेद 21 का ए में डाला गया 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। शिक्षा का अधिकार 2009 में लाया गया था और 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। यह महत्वपूर्ण फैक्ट है। और अन्य है मौलिक अधिकार के मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे और वर्तमान में अभी 6 है, जो कि संपत्ति का अधिकार को हटाकर 300 का ए में डाला गया। ठीक है, 300 का ए में। समता का अधिकार की बात करें तो वो 14 से 18 के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 में निहित हुए हैं। किस संशोधन अधिनियम के द्वारा? तो मौलिक कर्तव्य 1976 में निहित हुए हैं। 1976 में कौन सा संशोधन हुआ था? तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। तो सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अंतर्गत आते हैं, व्याख्या में देखते हैं क्या है। वहीं 129 नंबर का भी क्वेश्चन देख लीजिए, कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं है? तो संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं है? क्या शरद चंद्र बोस, सरोजनी नायडू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद? तो इनमें से ये सभी हैं, लेकिन बोल रहा है कौन नहीं है, तो
इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, उपयुक्त में कोई नहीं। ठीक है, सही हो जाएगा, ये सभी हैं। तो 42वां संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्य 1976 में निहित हुए हैं। मौलिक अधिकार के साथ साथ नागरिकों को कुल मौलिक कर्तव्य भी होते हैं। ठीक है, और ये मौलिक कर्तव्य कितने होते हैं? तो 10 मूल कर्तव्य हैं। रूस के संविधान से भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य का समावेश हुआ है, यानी कि रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। स्वर्ण सिंह समिति 8 मौलिक कर्तव्य की सिफारिश की थी। स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा मौलिक कर्तव्य की सिफारिश की गई थी, 8 मौलिक कर्तव्य की सिफारिश की गई थी, लेकिन सरकार ने संशोधन कर 10 मौलिक जो है कर्तव्य 10 मौलिक कर्तव्य कर दिया गया। 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया, 2 और अधिक जोड़ा गया। वहीं 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भाग 4 के ए में भाग 4 का ए और अनुच्छेद 51 का ए जोड़ा गया। भाग 4 का ए और अनुच्छेद 51 का ए। इसके अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्य का समावेश किया गया है। 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है 2002 के द्वारा, वो शिक्षा का मौलिक अधिकार है। ठीक है, और 11वां संविधान संशोधन जो है 11वां मूल कर्तव्य होगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उनके माता पिता या अभिभावक, और 11वां मूल कर्तव्य अभी वर्तमान में कितना है? तो 11 मूल कर्तव्य है। 11वां में क्या दिया गया है? बच्चों के प्रति जो है माता पिता का क्या कर्तव्य है कि अभिभावक का कर्तव्य है कि उसे प्राथमिक और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएं। और ये 86वां संविधान संशोधन 2002 को जोड़ा गया। वहीं 129 नंबर की बात करें तो इसका ई नंबर ऑप्शन सही था। संविधान सभा के सदस्य महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना आदि नहीं थे। ठीक है, महात्मा गांधी यहाँ ध्यान दीजिएगा, और मोहम्मद अली जिन्ना ये नहीं थे। संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम 1934 ईस्वी में M.N. राय ने किया था। तो 1934 ईस्वी में ही M.N. राय के द्वारा, मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा किया गया था। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन प्रस्ताव पर हुआ था। संविधान सभा का गठन क्या हुआ था? कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर हुआ था। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य का प्रावधान किया गया था, जिसमें 292 सदस्य में से ब्रिटिश भारत प्रांत से 4 सदस्य, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से, और शेष 93 सदस्य देशी रियासतों से चुनकर आना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें असत्य पूछ रहे हैं, तो यह वित्तीय मामलों से संबंधित है, धन विधेयक सही है। यह केवल लोकसभा में प्रस्तावित होता है, ये भी सही है, केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित होता है धन विधेयक, और यह केवल राज्यसभा में प्रस्तावित होता है, ये नहीं होगा। तो इनमें से क्या है? इसकी प्रकृति पर सभापति द्वारा प्रमाण की आवश्यकता होती है, और इसमें बोल रहा है कि चौथा नंबर में सभापति द्वारा प्रमाण की आवश्यकता होती है, तो इसमें सभापति के द्वारा नहीं, सभापति तो उपराष्ट्रपति कहा जाता है, सभापति उस अध्यक्ष के द्वारा होता है, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ये मतलब कि निर्णय लिया जाता है अंतिम रूप से कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। तो 1 और 2 तो सही है, और राज्यसभा में क्या होता है? 14 दिन के लिए भेजा जाता है, 14 दिन के बाद वापस अगर नहीं करता है तो भी पारित माना जाता है धन विधेयक को, और 14 दिन के बाद वापस भी भेजा जाता है तो भी इसे संशोधन कर विधेयक भेजती है तो लोकसभा को स्वीकार कर लेती है, लोकसभा उस संशोधन को स्वीकार करती है। ठीक है, तो ये केवल राज्यसभा, ये गलत है, 3 नंबर गलत है और 4 नंबर भी गलत है। तो इसमें बोल रहा असत्य कौन है? 3, 4, तो इनमें से कोई नहीं दिखाई दे रहा है। 2 नंबर तो बिल्कुल सही है यहाँ, तो 3, 4 इसमें था, लेकिन यहाँ 2 नंबर बिल्कुल सही है, इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा। उपयुक्त में 1 से अधिक कोई नहीं है। ठीक है, गलत, यहाँ ऑप्शन से
ऑप्शन के अनुसार। गलत तो ये दोनों है हालांकि, लेकिन इसमें आंसर कैसे देंगे, इसीलिए ई नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आइए जानते हैं इसका व्याख्या के बारे में। यहाँ धन विधेयक के बारे में ध्यान दीजिएगा। धन विधेयक के बारे में तो उपयुक्त में से कोई नहीं है, कोई कूट का प्रयोग सही नहीं है, ठीक है। धन विधेयक की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद उल्लेख जो है प्रक्रिया का उल्लेख धन विधेयक का 109 में किया गया है। धन विधेयक की प्रक्रिया का उल्लेख 109 में और परिभाषा का उल्लेख 110 में। धन विधेयक की परिभाषा का उल्लेख 110 में किया गया है। धन विधेयक जो है केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही हो गया। धन विधेयक को लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा में भेजा जाता है। लोकसभा से जब पारित हो जाता है तब राज्यसभा में इसे भेजा जाता है। फिर क्या होता है कि राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन के अंदर लोकसभा को वापस भेज देता है। 14 दिन अपने पॉकेट में रखने के बाद, यानी अपने पास 14 दिन अपने पास रखने के बाद, उसमें संशोधन करने के बाद, जानने परखने के बाद जो है लोकसभा को 14 दिन के बाद वापस भेज देती है। अगर राज्यसभा 14 दिन के अंदर वापस नहीं भेजती है तो दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है। अगर वह अपने पास ही धन विधेयक को रख लिया जाता है राज्यसभा के द्वारा तो दोनों ही सदन, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों ही सदनों के द्वारा धन विधेयक को पारित माना जाता है। यदि राज्यसभा 14 दिन के अंदर इसमें संशोधन करने के बाद विधेयक भेज देती है, 14 दिन के अंदर अगर लोकसभा को विधेयक भेज देती है तो लोकसभा उस संशोधन को स्वीकार करती है। अगर राज्यसभा उसमें धन विधेयक में संशोधन कर 14 दिन के भीतर लोकसभा को भेजती है तो लोकसभा उनके संशोधन को मान लेती है, ठीक है, स्वीकार कर लेते, तो संशोधित सहित पारित माना जाता। तो इस विधेयक को भी संशोधन सहित धन विधेयक को पारित माना जाता है अथवा उसी रूप में पारित माना जाएगा जिसे पूर्व में लोकसभा ने पारित किया था। अगर संशोधन करके भेजता है उसके पास वापस तो लोकसभा के द्वारा जो है मान लिया जाता है और उसी तरह माना जाता है जैसे कि लोकसभा ने जो है लोकसभा में पारित किया जाता है धन विधेयक, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, यह निर्णय अंतिम रूप से कौन लेता है, तो स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में कब आया। भारतीय उच्चतम न्यायालय जो है अंतिम रूप से अस्तित्व में कब आया, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। उच्चतम न्यायालय कब अस्तित्व में, आइए जानते हैं उच्चतम न्यायालय के बारे में। तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई, 26 जनवरी 1950 को। उसमें ऑप्शन में था 1947, इसलिए सही नहीं था, ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 को स्थापना किया गया। इसका उद्घाटन जो है 28 जनवरी 1950 को किया गया, ठीक है। स्थापना किया गया 26 जनवरी को 50 को और वहीं 2 दिन बाद 28 जनवरी 50 को इसका उद्घाटन किया गया। उच्चतम न्यायालय भारत के संघीय न्यायालय का उत्तराधिकारी न्यायालय है। संघीय न्यायालय का क्या है, उत्तराधिकारी न्यायालय है। फेडरल कोर्ट की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को की गई, ठीक है। फेडरल कोर्ट की स्थापना कब होता है, तो 1 अक्टूबर 1937 ईस्वी को होता है फेडरल कोर्ट का। फेडरल कोर्ट के विरुद्ध प्रीवी काउंसिल में जा सकते हैं। फेडरल कोर्ट के विरुद्ध प्रीवी काउंसिल में जा सकते थे, लेकिन उच्चतम न्यायालय भारत में शीर्ष न्यायालय है। इससे ऊपर कहीं भी अपील नहीं किया जा सकता है राष्ट्रपति के क्षमादान को छोड़कर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है उच्चतम न्यायालय संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 224 से 147 के मध्य वर्णित है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 124 अनुच्छेद 124 से लेके 147 के बीच वर्णित किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय से संबंधित है। ये 124 से 147 अनुच्छेद, ठीक है। 124 कमेंट में लिखिए और 147 124 से 147 तक
कमेंट में लिखिए और इसमें लिख दीजिए SC सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। वही नेक्स्ट पॉइंट है, लोक अदालत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनना है। ठीक है। तो ये C नंबर जो है इसका सही हो जाएगा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। 1 नंबर में क्या है, तो यह एक सस्ती न्यायिक सेवा है, यह एकल पेशी पर विवाद भी निवारण करता है, यह त्वरित न्याय देता है, सेवानिवृत्त जज लोक अदालत चलाता है। ठीक है। तो ये लोक अदालत सेवानिवृत्त जज चलाता है, तो 1, 2, 3, 4 ये सही है। 5 नंबर जो है यह एक सर्वोच्च न्याय, ये नहीं है सही। आइए जानते हैं इसके व्याख्या के बारे में। तो लोक अदालत यह एक सस्ती न्यायिक सेवा है। लोक अदालत यह एक पेशी पर विवाद निवारण करता है, एक पेशी पर विवाद निवारण करता है, यह त्वरित न्याय देता है। और चौथा नंबर सेवानिवृत्त जज लोक अदालत है। तो सेवानिवृत्त जजों का लोक अदालत है। लोक अदालत बढ़ते न्यायालय के दबाव में लाया गया अवधारणा है। वहीं लोक अदालत के अंतर्गत क्षेत्राधिकार निर्धारित किया जाता है। लोक अदालत शीर्ष अदालत नहीं है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय नहीं है। लोक अदालत के विरुद्ध कुछ शर्तों के अधीन उच्च अदालत में अपील किया जा सकता है। कुछ शर्तों के अधीन जो है उच्च न्यायालय में यानी हाई कोर्ट में अपील किया जा सकता है। भारत का शीर्ष न्यायालय उच्चतम न्यायालय है, लेकिन लोक अदालत नहीं है। 133 नंबर क्वेश्चन है, विश्व के किस देश द्वारा 1948 से 1989 ईस्वी के मध्य रंग भेद का एक आधिकारिक नीति की तरह पालन किया गया? तो 1948 से लेकर 1989 के बीच में रंग भेद का एक आधिकारिक नीति की तरह पालन किया गया। विश्व के किस देश के द्वारा? तो रंग भेद की नीति कहाँ हुआ था? तो ये हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। ठीक है। यहीं पे नेल्सन मंडेला थे एक, तो उन्होंने ही रंग भेद के विरुद्ध जो है आंदोलन किए थे और इसको कहा जाता है, नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका का गांधी। ठीक है, गांधी कहा जाता है नेल्सन मंडेला। आइए जानते हैं इनके बारे में। तो विश्व के दक्षिण अफ्रीका द्वारा 1948 से लेकर 1989 के मध्य रंग भेद का एक आधिकारिक नीति की तरह पालन किया गया। रंग भेद का अर्थ होता है रंग, वर्ण, त्वचा के रंग के आधार पर भेदभाव करना, यानी कि मनुष्य के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना होता है और कुछ नहीं, उसमें कोई टैलेंट देखा नहीं जाता है। बस अगर पागल भी है ना गोरे लोग तो भी उसका मान्यता दिया जाता था। ठीक है। और वो अगर किसी का कत्ल भी कर देता था तो भी उसको कुछ नहीं कहा जाता था। जैसे जनरल ओडायर और माइकल ओडायर जो है वो 30,000 लोगों को जो है यहाँ से मरवा के चला गया, उसको सॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया ब्रिटेन में। ठीक है। तो इस तरह से बहुत ही ज़्यादा मतलब जाति होता था, बहुत ही जुल्म करता था, इसीलिए उस सबको क्या कहा जाएगा, एक कसाई ही कहा जाएगा। लेकिन उसे क्या दिया गया, 1200 पाउंड का, 1200 या 12,000 ऐसे था पाउंड का जो उसे जो है दिया गया था, इसे अवार्ड दिया गया था ब्रिटेन में। तो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, रंग भेद का दूसरा नाम गोरा काला के आधार पर भेदभाव होता था। इसे नस्लवाद से भी जोड़कर देखा जाता है। रंग भेद का समापन की घोषणा UN संयुक्त राष्ट्र ने 1994 ईस्वी में किया है। तो 1994 में जाकर संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये भेदभाव मिटा गया है। ठीक है, विश्व स्तर पर। लेकिन फिर भी जो है आंतरिक क्षेत्र में, यानी कि देश विदेश के आंतरिक भूभाग में जो है ये अभी चल ही रहा है अभी तक भी, लेकिन फिर भी बहुत हद तक कम हो गया है। रंग भेद का विरोध करने वाला प्रथम व्यक्ति महात्मा गांधी थे। दक्षिण अफ्रीका का गांधी नेल्सन मंडेला को कहा जाता है।
दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद नीति को समाप्त करने के लिए नेल्सन मंडेला को 27 वर्षों तक जेल में रहना पड़ा। तो रंग भेद के विरुद्ध जो इन्होंने आंदोलन किया था, इन्हें जेल में डाल दिया गया था। देखिए, और ये देखिए 9-10 का एग्ज़ाम में पूछा गया है सोशल साइंस में, और एग्ज़ाम हुआ है 26 अगस्त 2023 ईस्वी को। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जितना भी अभी हम लगा रहे हैं सेट, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। राष्ट्रीय बोअर दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, राष्ट्रीय बोअर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को बोअर का युद्ध होता है। ठीक है, तो इसके बारे में आइए जानते हैं। वहीं कुछ नेल्सन मंडेला के बारे में पॉइंट छूट गया था प्रमुख पॉइंट। तो ये प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति भी हुए थे दक्षिण अफ्रीका के। और मार्टिन लूथर जो थे किंग जूनियर को अमेरिका का गांधी कहा जाता है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर को अमेरिका का गांधी कहा जाता है। अमेरिका का गांधी मार्टिन लूथर को माना जाता है। और इसकी हत्या 1968 ईस्वी में नस्ली आधार पर कर दिया गया। ठीक है, नस्ल के आधार पर इसकी हत्या, रंग भेदभाव के आधार पर इसकी हत्या कर दिया गया था मार्टिन लूथर। और 34 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बोअर दिवस जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, बोअर का युद्ध हुआ था 1899 से लेकर 1902 ईस्वी तक। ठीक है, 3 वर्षों तक चला था, 1899 से लेकर 1902 ईस्वी तक। दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेज के विरुद्ध हुआ था, अंग्रेजों के विरुद्ध दक्षिण अफ्रीका में चला 1899 से 1902 ईस्वी तक। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, और ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। वहीं और 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस। 5 जून को पर्यावरण संरक्षण दिवस। 25 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस। और भारत में 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। और 25 जनवरी को बोअर दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय बोअर दिवस। भारत में 25 जनवरी 1950 ईस्वी में निर्वाचन आयोग की स्थापना किया गया था। तो इसीलिए निर्वाचन आयोग की स्थापना किया गया था 25 जनवरी 1950 ईस्वी को। इसीलिए 25 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 135 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, असत्य को ढूंढना है। तो इस परिषद में 15 सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य देश हैं, और जिनमें से 5 अस्थायी हैं एवं 10 चुनाव सामान्य सभा द्वारा 2 वर्ष की अवधि के लिए होते हैं। यानी कि 10 अस्थायी है, 2 वर्ष के लिए चुनाव होता है। और प्रत्येक अस्थायी सदस्य के पास वीटो शक्ति है। तो नेक्स्ट है कि IMF, विश्व बैंक, इसकी निधिकरण एजेंसियां हैं। उपयुक्त में एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा? उत्तर में क्या ढूंढना है? तो गलत ढूंढना है। ठीक है, तो IMF और विश्व बैंक इसकी निधिकरण एजेंसियां नहीं है। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यही गलत है, यानी कि सी नंबर गलत है। और इसका 15 सदस्य देश है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का 15 सदस्य देश है। इसमें 5 अस्थायी सदस्य देश है और 10 अस्थायी है, जो कि 2 वर्षों के लिए चुना जाता है। प्रत्येक अस्थायी सदस्य के पास वीटो शक्ति होती है। ठीक है, वहीं बात करें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की, तो विश्व बैंक इसकी निधिकरण एजेंसियां हैं। IMF और विश्व बैंक जो है यही असत्य है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का उद्देश्य विश्व में शांति को बनाए रखना है। ठीक है, सुरक्षा परिषद का उद्देश्य, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का उद्देश्य विश्व में शांति बनाए रखने के प्रति उत्तरदायी है। सुरक्षा परिषद को विश्व का पुलिसमैन कहा जाता है। सुरक्षा परिषद को विश्व का पुलिसमैन कहा जाता है। सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी सदस्य का चुनाव 2 वर्षों के लिए होता है। और महादेशों के
लिए देशों की संख्या निर्धारित किया जाता है। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन। ये 5 जो है अस्थायी सदस्य हैं, 5 अस्थायी है और 10 अस्थायी हैं। तो पहला नंबर पे है अमेरिका, रूस है जो बड़े बड़े देश हैं, फिर फ्रांस है, ये छोटे देश हैं लेकिन किंतु बहुत ही पावरफुल देश हैं। फ्रांस और ब्रिटेन ये तो पूरे तरह से जो है क्या बताएं, इसके जो है पोता परपोता छरपोता नाती छरनाती जितना इसका वंशज जाएगा ना, अपना देश पे जो है ना गर्व करने के बाद शर्म करेगा कि मेरा वंशज कैसा था, मेरा पूर्वज कैसा था। ठीक है, लड़ाकू था, सब पे जुल्म करता था, सबका हत्या करता था, कसाई टाइप का था, कसाई था टाइप नहीं, कसाई से भी बदतर था। ठीक है, और ये भी वीटो अपने पास रखा हुआ है। और चीन ये तो ये है धोखेबाज है, पहले बहुत अच्छा था, हिंदी चीनी भाई भाई, लेकिन होता है ना भाई भाई दुश्मन बना होता है आजकल, कलयुग में है ना, कलयुग, इसीलिए चीन के पास भी वीटो है। सुरक्षा परिषद के सदस्यों के भी जो है एकमत का अभाव सबसे बड़ी इसके असफलता का कारण है। ठीक है, सुरक्षा परिषद के सदस्यों के बीच एकमत का अभाव है, इसमें सबसे बड़ी असफलता है एकमत का अभाव। नेक्स्ट पॉइंट है सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के लिए भारत को शामिल करने पर जो है अमेरिका सहित अनेक देशों का समर्थन प्राप्त है। अस्थायी सदस्य जो है भारत को बनाया जा सकता है लेकिन बनाया गया नहीं है, ये इसमें सिर्फ जो है अमेरिका देश ने इसमें सहमति जताई है और कोई अनेक देश है जैसे रूस ने भी जताया ही होगा, इसमें दिया नहीं है, लेकिन चीन को जो है मंजूर ये बात नहीं है कि भारत को वीटो मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुनावी कदाचारों पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रतिभारित है? तो इसमें सत्तारूढ़ दल द्वारा सरकारी मशीनी का दुरुपयोग करना सही है। ठीक है, क्या है चुनावी कदाचारों पर, ठीक है, वोटरों को धमकाने में जो है अत्यधिक धन का प्रयोग करना, दल गठबंधन द्वारा लोक समर्थन का विश्वास, तो ये दोनों सही हो जाएगा, ए और बी जो है कदाचारों पर प्रतिभारित है। तो लोक समर्थन का जो है विश्वास तो नहीं है होता है कदाचार होने के बाद, लेकिन इसको धमकाने डराने के बाद पैसे का लालच देकर और कई प्रकार का उसे वादा वफा करके जो कि निभाता नहीं है, तो इनमें से जो है उपयुक्त में एक से अधिक हो जाएगा। तो प्रतिभारित पूछा है तो एक से अधिक हो जाएगा, 1 और 2। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंडल आयोग ने 1980 की अपनी रिपोर्ट में सरकारी नौकरियों में सामाजिक व शैक्षणिक तौर पर पिछड़े वर्गों को कितने प्रतिशत आरक्षण की संस्तुति की थी? तो ये 27% हो जाएगा। ठीक है, ओबीसी के लिए, तो ए नंबर बिल्कुल सही है। इनके बारे में व्याख्या जानते हैं। तो मंडल आयोग के बारे में जानते हैं। 1980 की अपनी रिपोर्ट में सरकारी नौकरियों में सामाजिक शैक्षणिक तौर पर पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण की संस्तुति की मंडल आयोग ने 1980 के 10 बीपी मंडल की अध्यक्षता में 1 जनवरी 1980 को कमेटी गठित किया गया था। बीपी मंडल की अध्यक्षता में 1 जनवरी 1921 को जो है कमेटी गठित किया गया था। मोरारजी देसाई वाले जनता पार्टी सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा मौलिक अधिकार संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा जाता है? तो संविधान का हृदय और आत्मा कौन सा मौलिक अधिकार को कहा जाता है? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, मौलिक अधिकार संविधान का हृदय आत्मा ये अनुच्छेद 32 को कहा है भीमराव अंबेडकर जी ने। ठीक है, और प्रस्तावना को जो है संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, तो ये दोनों बात ध्यान रखिएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। और इसका आंसर में क्या हो जाएगा कि मौलिक अधिकार का जब हनन होता है तो उसके संरक्षण के लिए आप अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जो है आप जा सकते हैं, हाई कोर्ट मतलब
सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अधिकार अल्पसंख्यक के प्रति विशेष है? तो कौन सा अधिकार जो है अल्पसंख्यकों के प्रति विशेष है? तो इनमें से कोई नहीं, इसमें भी हो जाएगा ई नंबर ऑप्शन। ठीक है, इसके बारे में आइए जानते हैं व्याख्या। तो ई नंबर ऑप्शन सही है। इसमें अल्पसंख्यकों के प्रति विशेष, अल्पसंख्यकों से संबंधित मौलिक अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 29-30 में किया गया है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों का भाषा, लिपि, संस्कृतियों से संबंधित, अल्पसंख्यकों के भाषा, लिपि, संस्कृति से संबंधित अनुच्छेद 29 है। अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने के अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, मौलिक अधिकार भारत में अमेरिका के संविधान से संबंधित है। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान सभा के बारे में क्या सही नहीं है? तो सही नहीं ढूंढना है। इनमें से 300 से अधिक सदस्य थे संविधान सभा के बारे में। जुलाई 1946 में इसकी प्रथम सभा हुई। इसने 1935 के अधिनियम से बहुत से विवरण एवं विधियों का अभिग्रहण किया है। इनमें से जो है जुलाई 1946 जो प्रथम सभा हुई, यही गलत है। गलत का जोड़ा गलत सही हो जाएगा, यानी कि बी नंबर बिल्कुल सही है, यही गलत है। ये प्रथम बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को। दूसरा बैठक 10 दिसंबर को। तीसरा बैठक हुआ था 11 दिसंबर को। ठीक है, जिसमें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। संविधान सभा का 389 सदस्यों का प्रावधान किया गया था। नंबर में भी लिखा गया 300 से अधिक सदस्य थे। ठीक है, 389 सदस्यों का प्रावधान किया गया था, ये सही है। जिसमें से कि 389 सदस्यों का प्रावधान किया। संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था 24 जनवरी को। संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को, जिसमें कि अंतिम बैठक में 24 जनवरी 1950 को जो है, इसमें 284 सदस्यों ने जो है हस्ताक्षर किया था। ठीक है, 284 सदस्यों का संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था और इसी में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को जो है स्वीकार किया गया था। संविधान सभा 26 जनवरी 1950 से 12 मई 1952 तक अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, निम्नलिखित में कौन सा बेल्जियम मॉडल का तत्व नहीं है? यहाँ भी पूछ रहा है, नहीं है। ब्रुसेल्स की एक सरकार है जिसमें फ्रेंच और डच भाषी दोनों समुदाय का समान प्रतिनिधित्व होगा। राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। वहीं 2 सरकारों के अतिरिक्त तीसरे प्रकार की सरकार को सामुदायिक सरकार बनाया जाता है। इनमें से कौन सा सही नहीं है बेल्जियम मॉडल पर? तो इसमें से सभी सही है। ठीक है, 2 सरकारों के अतिरिक्त तीसरे सरकार की सरकार को सामुदायिक सरकार बनाया जाता है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। और ब्रुसेल्स की एक सरकार है जिसमें बेल्जियम मॉडल, जिसमें फ्रेंच और डच भाषा दोनों समुदाय का समान प्रतिनिधित्व होगा। और ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं सही है। ठीक है, सही नहीं है। तो 41 नंबर का ई नंबर ऑप्शन सही है। बेल्जियम मॉडल का तत्व है, बेल्जियम का संविधान निर्दिष्ट करता है कि केंद्र सरकार में डच फ्रेंच बोलने वाले मंत्रियों की संख्या बराबर है। ठीक है, ब्रुसेल्स में एक अलग सरकार है। बेल्जियम के ब्रुसेल्स में एक अलग सरकार है जिसमें फ्रांसीसी डच दोनों का समान प्रतिनिधित्व है ब्रुसेल्स में। वहीं बेल्जियम में एक तीसरी प्रकार की सरकार है जिसे सामुदायिक सरकार कहा जाता है। वहीं बेल्जियम में राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन नहीं है, ये सही है। सामुदायिक सरकारें आम लोगों को भी शासन में शामिल करती हैं। सिंहली को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए किस वर्ष श्रीलंका में एक अधिनियम पारित किया गया था? तो ये 1956 हो जाएगा। एक श्रीलंका में एक अधिनियम पारित किया गया था 1956 में, जो कि सिंहली को आधिकारिक तौर पर
भाषा को मान्यता, सिंहली भाषा को मान्यता दिया गया आधिकारिक। इस टाइम में तत्कालीन प्रधानमंत्री यहाँ के थे, कौन थे? तो 1956 में थे भंडार नायके थे पीएम यहाँ के। ठीक है, सिंहली भाषा को एकमात्र आधिकारिक भाषा बना दिया गया इसी टाइम में। सिंहली अंग्रेजी तमिल बोलने वाले की प्राथमिकता थी। ठीक है, इससे पूर्व ठीक है यहाँ पर राजभाषा अधिनियम का सबसे खराब प्रभाव तमिल भाषाई आबादी पर पड़ा था। और श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? तो 4 फरवरी 1948 ईस्वी को आज़ाद हुआ था श्रीलंका अंग्रेजों के चंगुल से। क्वेश्चन है पावर शेयरिंग के बारे में कौन सा कथन जो है गलत है? ठीक है, सत्ता सरकार के विभिन्न अंगों के बीच साझा की जाती है। सत्ता विभिन्न स्तरों पर सरकारों के बीच साझा की जा सकती है। वहीं प्रत्येक समाज को किसी न किसी रूप में शक्ति बंटवारे की आवश्यकता होती है, भले ही वह छोटा हो या सामाजिक विभाजन हो। ठीक है, इसमें से सभी सही है। ठीक है, इसमें से सभी सही है। प्रत्येक समाज को किसी न किसी रूप में शक्ति बंटवारे की आवश्यकता होती है। ठीक है, भले ही वह छोटा हो या सामाजिक विभाजन ना हो। वहीं सत्ता विभिन्न स्तरों पर सरकारों के बीच साझा की जा सकती है, ये भी सही है। सत्ता सरकार के विभिन्न अंगों के बीच साझा की जाती है, तो कोई भी इसमें से गलत नहीं है, यानी कि ई नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची में शामिल है? तो समवर्ती सूची यानी कि राज्य और संघ दोनों के बीच जो है समवर्ती सूची कौन सा है? राज्य और संघ, यानी कि ये हो जाएगा समवर्ती सूची। इसमें से कौन सा है? तो पुलिस तो हो जाएगा राज्य विषय सूची का विषय, कृषि भी हो जाएगा राज्य सूची का विषय, और ये जंगल जो है दोनों का, जंगल का संरक्षण दोनों के हाथों में है। ठीक है, राज्य सरकार भी इस पे अधिनियम बना सकता है, अपने नियम के अनुसार इस पे संरक्षण अधिनियम लाके इसमें लागू किया जा सकता है, और केंद्र सरकार। तो ए नंबर ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी सबसे कम है? किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी सबसे कम है? तो ये चीन हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर बिल्कुल सही, चीन में जो है महिलाओं की भागीदारी सबसे कम है। वहीं 144 नंबर क्वेश्चन में जो है समवर्ती सूची में अभी 59 विषय है। ठीक है, समवर्ती सूची में संघ सूची ये हो गया समवर्ती सूची, ये संघ सूची, और यहाँ फिर हो जाएगा राज्य सूची। राज्य सूची में है अभी वर्तमान में, राज्य सूची में। संघ सूची में तो हो गया, सॉरी, संघ सूची में, समवर्ती सूची में जो है 59 विषय नहीं है, समवर्ती सूची में 52 विषय है। ये 52 विषय है, इसमें 59 विषय है, राज्य सूची में 59 विषय, और संघ सूची में 97 विषय हैं। कितना है? 97। पहले 98 था, अभी वर्तमान में 97 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 क्या प्रदान करता है? तो समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 ये समान वेतन जो है सभी के लिए, जो है सभी लिंगों के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके तहत क्या है कि समान कार्य के लिए समान वेतन लिंग भेदभाव को समाप्त करने का एक सशक्त माध्यम है। 1976 अधिनियम के तहत महिलाओं को समाज में समानता लाने के लिए उन्हें आर्थिक रूप से जो है सशक्त बनाना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 का डी में समान कार्य के लिए समान वेतन का जो है प्रावधान किया गया है। सरकारी क्षेत्र, संगठित क्षेत्र में समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जा रहा है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन में है महात्मा गांधी कहा करते थे कि देश को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये धर्म है, धर्म जो है धर्म के आधार पर राजनीति होनी, मतलब धर्म को कभी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है।
ठीक है, तो ये बी नंबर ऑप्शन सही है। तो महात्मा गांधी कहा करते थे कि धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता है। महात्मा गांधी का मानना था कि राजनीति के माध्यम से समाज, देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास, एकता और शांति के मार्ग तैयार किया जाता है। महात्मा गांधी का मानना था कि एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति अधिक संवेदनशील होते हैं, प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखने वाले होते हैं। इसलिए ऐसे प्रवृत्ति के व्यक्ति जब राजनेता होंगे तो बिना भेदभाव के सभी के साथ बेहतर संबंध स्थापित करेंगे और उसके लिए कल्याणकारी कार्यों को बिना लालच, मोह के भेदभाव सेवा भाव से करेंगे। मोह से सेवा भाव करेंगे। कोई भी धर्म मानवता की सेवा, सद्भावना, त्याग, समर्पण की भावना का उपदेश देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है धर्म का विकृत रूप धार्मिक कट्टरता है। कार्ल मार्क्स धर्म को राजनीतिक में विष अफीम माना है। कार्ल मार्क्स धर्म को क्या है, राजनीति में विष अफीम माना है। कार्ल मार्क्स ने धर्म का विकृत रूप धार्मिक कट्टरता है। विकृत रूप धर्म का जो है विकृत रूप, ये उल्टा रूप जो है धार्मिक कट्टरता है। धार्मिक कट्टरता नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मानवता की सेवा, सद्भाव होना चाहिए, त्याग होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, ये सही है। और इनका मानना है कि एक धर्म विशेष के शासक राजनेता अपने धर्म के प्रति उदार और अन्य धर्म के व्यक्तियों के लिए अनुदार का परिचय देंगे। तो इस तरह कार्ल मार्क्स कहा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। लोकतंत्र अक्सर जरूरतों को विफल करता और लोगों की मांगों को अनदेखा करता है। तो ये सही नहीं है, ठीक है। लोकतंत्र भ्रष्टाचार रहित है, लोकतंत्र अनियमित है। तो इनमें से कौन सा सही है। तो लोकतंत्र अक्सर ज़रूरतों को विफल करता है, ज़रूरतों को विफल करता है और लोगों की मांगों को अनदेखा करता है लोकतंत्र। तो इसमें से ए नंबर बता रहा है कि सही है, ठीक है। देखते हैं इनकी व्याख्या के बारे में। क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन भी है, व्याख्या में भी देख लेते हैं। लोकतंत्र के बारे में सही कथन है कि लोकतंत्र अक्सर ज़रूरतों को विफल करता है और लोगों की मांगों को अनदेखा करता है। लोकतंत्र आज विश्व में सबसे बड़ा लोकप्रिय शासन पद्धति है। लोकतंत्र शासन अच्छा मांगों को अनदेखा करता है, ठीक है। मतलब अगर जो राजनेता चाहेगा और मतलब लोकतंत्र में जो है, ठीक है, ये बात सही है। राजतंत्र को समाप्त कर स्थापित किया गया है लोकतंत्र शासन प्रणाली। लोकतंत्र का आधुनिक समय में शुरुआत अमेरिका से हुआ है जो है, और भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। चीन में गणतंत्र है, चीन में गणतंत्र है लेकिन लोकतंत्र नहीं है। गणतंत्र है लेकिन लोकतंत्र नहीं। लोकतंत्र की एक बड़ी समस्या है कि जनता के वायदा और समस्याओं के निदान करने में रुचि बहुत कम लेती है, ठीक है। लोकतंत्र की बड़ी समस्या है कि समस्या को निदान करने में रुचि बहुत कम लेना ही ये समस्या है लोकतंत्र की। नेताओं के द्वारा चुनाव के कुछ माह पूर्व चुनाव के दिनों तक केवल जनता के साथ ऊपरी तौर पर जुड़ाव होती है, उसके बाद उनके ज़रूरतों को अनदेखा करते हैं। जनता का अशिक्षित होने के कारण धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्रवाद जैसे संकीर्ण भावनाओं के आधार पर मतदान कर अयोग्य उम्मीदवार को प्रतिनिधि चुनते हैं। तो ये भी सही है, ठीक है। 149 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका राजनीतिक दलों द्वारा नहीं निभाई जाती है। तो राजनीतिक दलों के द्वारा कौन सी भूमिका है जो कि नहीं निभाई जाती है। वे देश के लिए कानून बनाते हैं, तो ये हो जाएगा। और एक पार्टी दूसरे को सरकार बनाने में सहयोग करती है। उनके विचार और मत समान हो सकते हैं सभी मुद्दों पर, तो यही नहीं होगा, ठीक है। और एक दूसरे के लिए सरकार बनाने में सहयोग, ये भी नहीं होगा। तो डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। आइए जानते हैं इनके व्याख्या के बारे में। तो उपयुक्त में एक से अधिक प्रकारों की भूमिका राजनीतिक दलों द्वारा नहीं निभाई जाती है। लोकतंत्र में मतदाता और राजनीतिक पार्टी हृदय और आत्मा की तरह होती है। राजनीतिक दलों के बिना लोकतंत्र का कल्याण नहीं किया जा सकता है। राजनीतिक दलों की प्रवृत्ति विचारधाराओं के आधार पर निर्माण होती है और राजनीतिक दलों में से एक राजनीतिक दल या संयुक्त रूप से बहुमत साबित कर
शासन करते हैं राजनीतिक दलों में से एक, और विश्व के अधिक लोकतांत्रिक देशों में बहुदलीय व्यवस्था है। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में दो दलीय व्यवस्था है। अमेरिका और ब्रिटेन में दो दलीय व्यवस्था है। चीन में एक दलीय प्रशासन प्रणाली है। तो इसमें से उपयुक्त में एक से अधिक हो गया। ठीक है, ये भी जो है नहीं निभाई जाती है। वे देश के कानून बनाते हैं नहीं। एक पार्टी दूसरे पार्टी सहयोग करते हैं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। एक राज्य पार्टी बनाने के लिए एक पार्टी को राज्य की विधानसभा के चुनाव में कुल वोटों का कम से कम डैश सुरक्षित करना होगा। एक राज्य पार्टी बनाने के लिए ऑप्शन में दिया गया है, ये 8% कम से कम होना चाहिए एक राज्य पार्टी बनाने के लिए। ठीक है, विधानसभा के चुनाव में कुल वोटों का कम से कम 8% सुरक्षित करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश एक साथ आने वाले संघ के अंतर्गत आता है? एक साथ आने वाले संघ के अंतर्गत आता कौन सा देश? तो ये हो जाएगा स्विट्जरलैंड, बी नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा देश तो एक साथ आने वाले संघ के अंतर्गत आता है? तो स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड देश एक साथ आने वाले संघ के अंतर्गत आता है। स्विट्जरलैंड में बहुदलीय शासन प्रणाली है। संसदीय प्रणाली की शुरुआत ब्रिटेन से हुआ है। ब्रिटेन में लंबी संसदीय प्रक्रिया संघर्ष के परिणाम संसद को शक्ति और अधिकार प्राप्त हुआ है। अब ब्रिटेन की संसद विश्व की सबसे शक्तिशाली संसद मानी जाती है। ब्रिटेन की संसद देखिए शक्तिशाली संसद माना जाता है। यहाँ का आदमी जो है ना, इसका पूर्वज सब पता नहीं मरा होगा तो कहाँ गया होगा, डायरेक्ट गया होगा, एकदम पूरा नरक में गया होगा। भारत, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका पर शासन किया था 200 साल से भी अधिक, 300 साल तक। और नेक्स्ट पॉइंट है, भारत की संसद प्रभुत्व संपन्न नहीं है। ठीक है, ब्रिटेन की संसद जो है प्रभुत्व संपन्न संस्था है। तो काहे नहीं रहेगा, ये दूसरे पे अपना प्रभुत्व जमाए बैठा था इतने साल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब केंद्र और राज्य सरकारों में से शक्ति लेकर स्थानीय सरकार को दे दी जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? केंद्र सरकार का भी ले लिया, राज्य सरकार का भी ले लिया और इसे स्थानीय सरकार को जाके दे दिया इसकी शक्ति, तो इसे क्या कहा जाएगा? तो इसे विकेंद्रीकरण कहा जाएगा। ठीक है, केंद्रों का विकेंद्रीकरण करना। तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये सरकारों स्थानीय सरकार को देता है तो विकेंद्रीकरण कहा जाता है। भारत में चोल प्रशासन में विकेंद्रीकरण प्रबल थी। ये भारत में चोल प्रशासन में जो है विकेंद्रीकरण प्रबल थी। और आधुनिक भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासन के काल में हुआ था। लॉर्ड मेयो 1870 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। भारत में विकेंद्रीकरण की शुरुआत लॉर्ड रिपन द्वारा 1882 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, प्रारंभ किया गया था। रिपन को भारत में विकेंद्रीकरण स्थानीय स्वायत्त का जनक भी माना जाता है रिपन को। ठीक है, और स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था स्वतंत्र भारत में। 2 अक्टूबर 1953 को, वहीं 2 अक्टूबर 1953 ईस्वी को 1953 राष्ट्रीय प्रसार सेवा की शुरुआत किया गया था। 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू ने नागौर राजस्थान के नागौर जिला से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किया गया था। तो कब? 2 अक्टूबर ठीक है 1959 को। नेक्स्ट पॉइंट है, काली शक्ति ब्लैक पावर आंदोलन कब उभरा? तो ब्लैक शक्ति काली पावर जो है आंदोलन कब उभरा? तो ये हो जाएगा 1966 ईस्वी में जो है काली शक्ति आंदोलन उभर कर सामने आया था।
काली शक्ति ब्लैक पावर आंदोलन 1966 में उभरा था। काली शक्ति आंदोलन या काली मुक्ति आंदोलन 1966 से लेकर 1980 तक चला था। 1966 से लेकर 1980 तक चला था। ठीक है, काली शक्ति आंदोलन। यह आंदोलन कहाँ चलाया गया था? तो यूएसए का आंदोलन था, यूएसए में चलाया गया था। 16 जून 1966 को मार्च अगस्त फेयर के दौरान ग्रीनवुड मिसिसिपी में एक भाषण में कारमाइल कल ने काली शक्ति के नारे में मार्च करने के वालों का नेतृत्व किया था। तो मार्च करने वालों का जो है नेतृत्व किया था, काली शक्ति के नारे लगाया गया था। 16 जून 1966 को मार्च अगेंस्ट फियर के दौरान ग्रीनवुड मिसिसिपी में। अक्टूबर 1966 में हुई पी न्यूटन बॉबी सील ने ब्लैक पैंथर पार्टी की स्थापना किया था। तो पी न्यूटन और बॉबी पील ने अक्टूबर 1966 में ब्लैक पैंथर पार्टी का स्थापना किया था। वहीं मार्टिन लूथर जूनियर किंग ने अमेरिका में काला के अधिकार के लिए संघर्ष किया। इनका हत्या कर दिया गया था, मार्टिन लूथर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है? तो ये ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है अनुच्छेद 324। ठीक है, अनुच्छेद 324 है। तो अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन आयोग के गठन, अधिकार और शक्ति से संबंधित है। 324 से लेकर 329 तक। ठीक है, 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन आयोग गठन, अधिकार और शक्ति से संबंधित है। वहीं निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय अक्टूबर 1993 से अस्थायी रूप से बनाया गया। निर्वाचन आयोग को बहुसदस्य के रूप में अक्टूबर 1993 में अस्थायी रूप से बना दिया गया था। निर्वाचन आयोग का स्थापना 25 जनवरी 1950 को किया गया था। भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति किया जाता है। तो निर्वाचन आयुक्तों की जो है नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। निर्वाचन आयोग में 6 वर्ष 65 वर्ष की अधिकतम आयु तक जो है अपने पद पर बने रह सकते हैं। वर्तमान में जो है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार है। आप सब ये बात भी बताइएगा कि अभी 2025 में जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? विधानसभाओं का शांति निष्पक्ष चुनाव कराना है। अनुच्छेद 48 के अंतर्गत नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो अनुच्छेद 48 के अंतर्गत होता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। तो ये हो गया, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का भी जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है नियुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300, तो 300 अनुच्छेद जो है मुकदमे और कार्यवाही से संबंधित है। मुकदमे और कार्यवाही से संबंधित है। और 300 का ए में क्या है? ये संपत्ति का अधिकार इसमें डाला गया है 300 का ए में। ठीक है, और ये मुकदमे कार्रवाई से संबंधित है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहीं कैग जो है 148 अनुच्छेद में कैग का बताइए अध्यक्ष कौन है? और अभी जो बताया मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो ये 324 से लेकर 329 तक है, अनुच्छेद 329 तक है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त अभी कौन है? और ये कैग 148 में, अनुच्छेद 148 में जो कैग का उल्लेख किया गया है, ये कैग जो कौन है? लेखा महानियंत्रक परीक्षक जो है, तो कौन है? तो ये हो जाएगा आपका कैग। अभी कैग के अध्यक्ष नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग, ये हो जाएगा संजय मूर्ति। ठीक है, संजय मूर्ति हो जाएगा। और वहीं मुख्य निर्वाचन आयुक्त ये हो जाएगा
ज्ञानेश कुमार। राजीव कुमार के स्थान पर ज्ञानेश कुमार आया, ज्ञानेश, ठीक है, ज्ञानेश कुमार। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः निर्वाचन के लिए पात्र होता है? तो भारत का जो है राष्ट्रपति कितनी बार पुनः निर्वाचन के लिए पात्र होता है के संबंध में इनमें से कौन सा सही है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, इनमें से कोई नहीं। उपयुक्त में सभी, तो इनमें से कोई नहीं है। आइए जानते हैं इनके बारे में। तो ई नंबर ऑप्शन सही है। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः निर्वाचन के लिए पात्र होता है के संबंध में उपयुक्त में कोई नहीं सही है। भारत के राष्ट्रपति का अनुच्छेद 56 के अंतर्गत जो है 5 वर्ष के लिए निर्वाचन, मतलब कार्यकाल है। अनुच्छेद 56 के अंतर्गत राष्ट्रपति का कार्यकाल निर्वाचन किया जाता है 5 वर्ष के लिए। अनुच्छेद 57 के अंतर्गत राष्ट्रपति 1 से अधिक बार निर्वाचित हो सकते हैं, तो 1 से अधिक बार निर्वाचित हो सकते हैं। यानी भारत के राष्ट्रपति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, तो इसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। इसको कई बार हो सकते हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार नहीं, कई बार, 1 बार भी, 2 बार भी, 4 बार भी, 5 बार भी, ठीक है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति निर्वाचन हुए थे। प्रथम राष्ट्रपति 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे और अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का सृजन किया गया था। 52 में राष्ट्रपति पद का सृजन किया गया था और 53 में राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति निहित होगा, इसका उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 53। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? तो ये हो जाएगा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। तो ये सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये संविधान सभा की प्रथम बैठक से लेकर जो है अंतिम बैठक तक हुआ था। प्रथम बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और 26 जनवरी 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को। तो 2 वर्ष लगा था, 1946 से लेकर दिसंबर 1946 से लेकर 1949 नवंबर 1949 तक, ठीक है। तो लगभग 3 वर्ष का समय लगा था, ठीक है। 3 वर्ष में जो है 12 दिन कम था। संविधान बनकर तैयार हुआ था। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी और अंतिम बैठक जो है 24 जनवरी 1950 को हुआ था, लेकिन संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। और संविधान सभा 26 जनवरी 1950 से 12 मई 1952 तक अंतरिम संसद के रूप में कार्य करती रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में प्रथम महिला सभापति कौन थी? लोकसभा में सभापति, तो प्रथम महिला सभापति की बात करें तो ये मीरा कुमार थी, प्रथम महिला सभापति, यानी महिला जो है अध्यक्ष, लोकसभा की अध्यक्ष बनी थी, तो इसे ही सभापति कहा जाता है। कब से कब तक थी? 15वीं लोकसभा में थी मीरा कुमार, ठीक है। ये 15वीं लोकसभा में थी मीरा कुमार। और कब से कब तक था मीरा कुमार? तो बाबू जगजीवन राम की ये पुत्री है, ठीक है, मीरा कुमार। और ये जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे मोदी जी, उसी टाइम के थे, लगभग 14 और उस टाइम में, हाँ उस टाइम में भी थी जब क्या कहता है डॉक्टर मनमोहन सिंह भी थे प्रधानमंत्री, ठीक है, 15वीं लोकसभा में, तो दोनों में थे। वहीं 16वीं में सुमित्रा महाजन, ठीक है, 16वीं लोकसभा में स्पीकर सुमित्रा महाजन बनी थी। और जीवी मावलंकर जो है, जीवी मावलंकर, ये प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। और अभी के बारे में बात करें तो ये अभी ओम बिरला है लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी? तो इनमें से कोई नहीं है, ई नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। ये 1993 ईस्वी में गठन किया गया था, ठीक है। और आइए इसके बारे में भी पूरी विस्तार से जानते हैं। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना से संबंधित उपयुक्त में कोई नहीं विकल्प है, ठीक है, सही।
राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लाया था? तो 1993 ईस्वी में लाया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को। तो 12 अक्टूबर का दिन याद ध्यान रखिएगा, 12 अक्टूबर 1993 को इसका गठन किया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा थे। रंगनाथ मिश्रा थे प्रथम अध्यक्ष। राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 में लाया गया था। संरक्षण संशोधन अधिनियम। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। सही बात है, अभी 25 में भी यही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, 10 दिसंबर को। और 12 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। मनाया कुछ नहीं जाता है, लेकिन 10 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में राष्ट्रपति के किसकी घोषणा करने का अधिकार, राष्ट्रपति को जो है किसकी घोषणा करने का अधिकार है 360 के तहत? तो 360 में जो है वित्तीय आपातकालीन अधिकार दिया गया है। 360 में क्या है? तो वित्तीय आपातकाल है, वित्तीय आपातकाल, ठीक है, वित्तीय आपातकाल है 360 में, अनुच्छेद 360 में। तो ए नंबर सही हो जाएगा। इसके बारे में तो इसके बारे में भी विस्तार से जानते हैं। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकालीन अधिकार दिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत आपातकालीन शक्ति का उल्लेख है। राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकालीन शक्तियां प्राप्त है। राष्ट्रपति आपातकाल 352 में है। राष्ट्रीय आपात जो है 352 के तहत लगाया जा सकता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन अगर लगाने की बात है तो ये 356 के तहत लगाया जाता है। और वित्तीय आपातकाल जो कि अभी तक नहीं लगा है, ये 360 अभी तक नहीं लगा है, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल लग गया है, राष्ट्रपति शासन लग गया है। नेक्स्ट है, जब राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि देश में आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो ये 360 की बात है, ठीक है। जब देश में आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगा तब वित्तीय आपातकाल लगेगा। वित्तीय आपातकाल को राष्ट्रपति के द्वारा घोषणा के 2 माह के अंदर ही संसद की अनुमति अनिवार्य है। अगर राष्ट्रपति घोषणा कर दिया है तो संसद को 2 महीना के अंदर जो है इसे पारित कर आपातकाल लगाया जा सकता है। वित्तीय आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों सहित किसी भी पदधारक के वेतन भत्ते आदि सुविधाओं में कटौती कर सकते हैं। तो ये कहा गया है विधानसभाओं के द्वारा बनाए गए बजट को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किया जा सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति विधानसभा के द्वारा बनाए गए बजट को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किया जा सकता है। राज्य के वित्तीय नीति केंद्र सरकार के निर्देशन में संचालित किया जा सकता है। भारत में अब तक वित्तीय आपात नहीं लागू हुआ है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट का, PYQ के, ठीक है। PYQ प्रैक्टिस सेट का जो है ये लास्ट है, 40वां क्वेश्चन, ठीक है। और अब लास्ट हो गया। आगे की अगर बात करें तो आगे फिर हिस्ट्री ज्योग्राफी लेकर आएंगे आपके लिए सेट हिस्ट्री ज्योग्राफी का। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो थोड़ा सा भी कमेंट कुछ भी कर दिया कीजिए, अच्छा है या थोड़ा सा भी खराब लगा है तो आप थोड़ा सा अपना एडवाइस भी दे सकते हैं। इसके लिए हमें आप सबका कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और हंसते खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए हमेशा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।